फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लैंड रिसोर्स एंड सॉइल। हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार रिसोर्स हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और रिसोर्स को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा जो लैंड जो है, तो रिसोर्स हम सभी को पता है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, लैंड का इम्पोर्टेंस क्या, महत्व क्या है। तो ऐसा कहा गया है कि लैंड जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज किया जाता है, उसको व्यवहार में लाते हैं और उसको व्यवहार में लाने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ टोल्ड लैंड इज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट वेज। इट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज which supports natural vegetations, wildlife, human life, transport and communication system. तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लैंड इज़ एन एसेट्स ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड। ये क्या है, हम लोगों का एक एसेट्स है और इसमें इसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक ऑर्डर में कर सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ the available land for various purpose with careful planning. ओके, तो हम लोगों को पता है कि द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इतने जो स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारे पास एरिया है उसको हम अनेक चीज़ों में यूज करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट। ओके, तो इन सब चीज़ों में यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि किन किन चीज़ों में हमें कितना लैंड यूज करना चाहिए, एंड दैट्स वाई इट इज़ टोल्ड दैट वी शुड यूज आवर लैंड विथ केयरफुल प्लानिंग। अब कुछ हमने टर्म्स को लिया है। एक बोला जाता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया कहने का मतलब हो गया कि ऑल दोज लैंड्स विच आर कल्टीवेटेड ट्वाइस इन ए ईयर विथ हाई इरिगेशनल फैसिलिटीज़। मतलब वो सारे एग्रीकल्चरल एरियाज़ जहाँ पर इरिगेशन की सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है या इरिगेशन अवेलेबल है, तो उन स्थानों पर हम लोग क्या पाते हैं, हम लोगों को ऐसा हम लोग जानते हैं कि वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर देन 2-3 मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रॉस सोन एरिया कहने का मतलब हुआ वो सभी क्षेत्र जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है लेकिन होल ईयर नहीं होता है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कि साल में हम लोग एक ही फसल को उत्पादन करते हैं, मतलब उसका जो प्रोडक्शन होता है पूरे साल में एक ही फसल का होता है, क्योंकि वहाँ पर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ग्रॉस सोन एरिया इज इक्वल टू होता है नेट सोन एरियाज प्लस द लैंड विच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन, because in that areas the irrigational facilities are not available. So we can say all those lands used which is used for cultivation either 1 or 2 times in a year without better facilities or irrigational facilities is known as gross zone area. ठीक है, तो नेट सोन एरियाज वेरीज फ्रॉम अ स्टेट टू अ स्टेट, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर हम लोग प्लेन एरिया की बात करें, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्ट पार्ट ऑफ यूपी, सो इन दीज एरियाज 90% लैंड्स आर अंडर द इरिगेशनल फैसिलिटीज़। सो वी कैन से हम लोग ये बात आसानी से कह सकते हैं कि इन सभी राज्यों में 90% नेट सोन एरिया है। तो दूसरी तरफ अगर हम लोग पूर्वोत्तर भारत, जिसको कि मतलब ना नॉर्दर्न ईस्ट कहते हैं, जो हमारा स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर ETC, तो इन सब क्षेत्रों में केवल 10% ही नेट सोन एरियाज़ है, क्योंकि केवल 10%
एरिया में ही अच्छे तरीके से क्या होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है। अब तीसरा जो है हमारा वेस्टलैंड, तो ये तो नाम ही है वेस्ट, वेस्ट का मतलब यूजलेस। तो द लैंड विच इंक्लूड्स रॉक्स या रॉकी, arid desert area and put to non-agricultural uses, it is known as wasteland. अब देखो बच्चे कि वेस्टलैंड होने के कारण क्या है। तो अभी मैंने तो तुमको डिफिनीसन के तौर पर ये सिंपल सा बता दिया कि जो डेजर्ट एरिया है जहाँ पर सैंड बहुत ज़्यादा है, या वैसे सॉइल जिसमें छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर हैं, इन सब चीज़ें जो जहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टलैंड प्लेस बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरिया जो है वो हमारा वेस्टलैंड है। इसके अलावा कभी कभी जो है फर्टाइल एरिया भी हमारा वेस्टलैंड में आ जाता है। तो उसके क्या कारण है, तो उसके कारणों को तो हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन ये सिचुएशन जो होता है उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है। सो अगर उसको डिफाइन करने के लिए आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंड डिग्रेडेशन, तो हम लोग उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, ठीक है, टू कंजर्व एंड मैनेज हैज़ रिजल्टेड लैंड डिग्रेडेशन। वो सभी एरियाज जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से हम लोग यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल वर्क्स या डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन उसको बचाए रखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कोई हमारे पास कोई अच्छा कदम नहीं उठाया गया है, तो लैंड बेकार हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब दूसरा क्वेश्चन एराइज होता है कि ये लैंड डिग्रेडेशन होने के क्या कारण हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन होने के बहुत सारे कारण हैं, तो जिसमें से हमने पाला लिया है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो अभी तुमने कहा, हाँ मैंने बताया था कि अगर लगातार लंबे समय तक हम लोग काम करते रहते हैं, उस लैंड को सुधार करने के लिए कोई भी मेजर कदम नहीं लेते हैं, स्टेप्स नहीं लेते हैं, तो वैसे कंडीशंस में लैंड का डिग्रेडेशन होता है। तो यहाँ पर भी हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ही लिया है। तो पहला जो है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना, ओवर ग्रेजिंग, पशुओं के द्वारा मैदानी इलाकों में बहुत मास स्केल में घास और अलग चीज़ों का सेवन किया जाना। माइनिंग सबसे बड़ा ये है प्रॉब्लम है। क्वेरिंग, जो खुदाई उदाई होते रहती है, उसके कारण भी लैंड का क्या होता है, डिग्रेडेशन। अब समझना हम लोगों को ये है कि ये सब समस्याएं कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है। तो ये समस्या है, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। सो इन दीज स्टेट्स ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल and these industries has the requirement of ores. So the mining is the main cause of land degradation, क्योंकि ओर्स जब भी होगा तो माइंस से ही उसको निकाला जाएगा। तो माइंस में खुदाई चलते रहती है और वो खुदाई के कारण जो है इन राज्यों में लैंड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा जो है डिफॉरेस्टेशन। अगर तेज़ी से हम लोग जंगलों को काट रहे हैं, तो जंगल क्यों काट रहे हैं, तो आइदर जो है हम अपने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, हम अपने माइंस एरिया को बढ़ाने के लिए, या ग्रोइंग पॉपुलेशन के डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये सब जो है तेज़ी से जंगल जो काटे जा रहे हैं, तो इन सब के कटने के कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो सीवियर लैंड डिग्रेडेशन को जन्म दे रहा है। अगर हम लोग चलते हैं बेटा वेस्टर्न पार्ट में, तो हम लोग क्या पाते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये सब जो है फेस कर रहा है प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। तो इन क्षेत्रों में ओवर ग्रेजिंग ह्यूज अमाउंट में है। अगर हम लोग बात करें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो सबसे अधिक एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करने में सबसे आगे है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है वाटर लॉगिंग के कारण। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जमा हो जा रहा है। ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाएगा जमा,
तो हमारे सॉइल को क्या कर देगा बेटा, अल्कलाइनिटी की तरफ कर देगा, अल्कलाइन बना देगा। और साथ ही साथ समटाइम्स सैलिनिटी भी हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की वह कमज़ोर पड़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये तो हमारा था लैंड के बारे में। अब हम लोग चले सॉइल के बारे में कि सॉइल किसको कहते हैं। तो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लैंड इज नोन एज सॉइल। ये इसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये जो होता है 2 इंच तक का ही होता है, उसके बाद जो है वो लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉइल रिसोर्सेज अगर पूछ दिया जाए तुमसे कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल रिसोर्सेज, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि it is a natural resources, it is renewable resources which contains the uppermost part of the land. Okay, अब कहता है कि कितने प्रकार के सॉइल होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सॉइल्स। तो सॉइल्स तो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसको कि हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है बेटा हमारा एलुवियल सॉइल, ठीक है। इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, ये नाम दिया गया है, एलुवियल नाम है बेटा। तो एलुवियल सॉइल जो होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में ये चारों तरफ फैला हुआ है, प्लेन एरियाज होते हैं। दिस सॉइल, ये जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है, रिवर्स के द्वारा जो गार्बेज आते हैं या सिल्ट जो आता है वो डिपॉजिट हो जाता है प्लेन एरियाज में। तो हमारे यहाँ जो एलुवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा हुआ। 3 रिवर्स आर हाईली कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। फर्स्ट है हमारा इंडस, सेकेंड है गंगा एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ये जो लैंड, ये जो सॉइल है, ये होता क्या है कि ये सभी रिवर्स जो हैं एवरी ईयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन और ड्यूरिंग द फ्लड वो क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट में सैंड, सिल्ट और क्ले लेकर आते हैं और प्लेन एरियाज में इसको डिपॉजिट्स कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसके कारण एवरी ईयर न्यू सॉइल का फॉर्मेशन होता है जो हाईली फर्टाइल होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है। It is found in India, not only the northern part but also in eastern coastal plains। तो ईस्टर्न पार्ट में क्या है कि बहुत सारे डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ है पेनिनसुलर रिवर्स के द्वारा। तो ये डेल्टा वाला जो एरिया है जहाँ पर नदी जो है समुद्रों से मिलती है, वहाँ पर क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर भी सिल्ट जो है, क्ले हैं, सैंड है, वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिसमें 3 प्रमुख नदी है जो डेल्टा के फॉर्मेशन में मदद करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, तो ये जो 4 नदियां हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है और एलुवियल सॉइल चारों तरफ डिपॉजिट्स कर देती है। अब एलुवियल सॉइल को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक को बोलते हैं बांगर तो दूसरे को बोलते हैं खादर। तो बांगर मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, यहाँ पर एवरी ईयर डिपॉजिशन नहीं होता है, कभी किसी ज़माने में हुआ था। और खादर जहाँ पर एवरी ईयर न्यू सॉइल रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट्स किया जाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं खादर। खादर इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। दूसरा है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक मतलब जो काले रंग की जो मिट्टी होती है उसको हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम है, 2-3 नाम से इसको हम लोग जानते हैं। एक नाम है उसका ब्लैक सॉइल, दूसरा नाम है रेगर सॉइल, तीसरा नाम हम लोग बोलते हैं आइडल ग्रोइंग कॉटन सॉइल, ठीक है, या ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो होता है बेटा वो पेरेंट रॉक से बना होता है, बसाल्ट जिसको कि हम लोग काफ़ी हार्ड रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बसाल्ट क्या था कि वो वोल्केनोज के इरप्शन के कारण उससे जो लावा निकला वो चारों तरफ फैल गया। तो लावा इज़ द मेन कॉज ऑफ दिस सॉइल। ओके, ये सॉइल किससे बना है बेटा, बसाल्ट रॉक से बना है या लावा से बना है सर, और जिसको हम लोग पेरेंट रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। सो ये जो सॉइल है वो मुख्यतः हम लोग कहाँ पाते हैं, तो मुख्यतः हम लोग महाराष्ट्र,
सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में ब्लैक सॉइल ह्यूज मात्रा में पाए जाते हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ठीक है, इसमें पानी लंबे समय तक क्या रहता है, अपने में वो अब्जॉर्ब करके रखता है। तो जब पानी लंबे समय तक रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि ये सॉइल जो है हाईली फर्टाइल होगा। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बहुत पाए जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो सॉइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो उसमें मैग्नीज भी हो सकता है, पोटास हो सकता है, लाइम्स हो सकता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें जो है ह्यूज अमाउंट में यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेड एंड येलो सॉइल। सो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो आप एक लाइन में याद रखेंगे कि रेड सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, इग्नियस रॉक्स के द्वारा होता है, ठीक है। और ये इग्नियस रॉक जो है मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है। और ये एरिया कौन सा है, तो एरिया हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न एंड सॉदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज। तो जहाँ पर डेक्कन प्लेट्यूज पाए जाते हैं उसके पूर्वी भाग में या उसके दक्षिण वाले भाग में ये सॉइल मुख्यतः पाया जाता है। दूसरा है बेटा येलो सॉइल। ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, सॉदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड एलोंग द प्रीडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। ओके, लेकिन ये मुख्यतः जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। बट इसके अलावा उसके कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि मिडिल गंगा प्लेन एरियाज़ है ना, पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, जो मतलब हमारा जो वेस्टर्न की तरफ जो पतली सी जो प्लेन एरियाज टाइप की है उसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट। सो इट डेवलप्स ड्यू टू डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न का मतलब टूटना है ना। इट डेवलप्स ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स और आयरन का जो क्रिस्टल पार्ट में जब टूट फूट जाता है तो इसका फॉर्मेशन होता है, और इसी कारण से इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, चौथा जो हमारा है वो लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पर हैवी टेम्परेचर हो, हाई रेनफॉल हो, ठीक है। और जिसके कारण होता क्या है, जब टेम्परेचर भी हाई है, रेनफॉल भी हाई है, तो इस एरिया में ह्यूमस जो होता है इस सॉइल में बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण जो इसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो ह्यूमस के फॉर्मेशन में मदद करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जब मर गए तो ड्राई हो जाता है, पूरा हार्ड हो जाता है, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी भी कमज़ोर हो जाती है। सो दिस the humus content of this soil is low because most of the microorganisms such as bacteria get destroyed due to high temperature. So this soil, here one word is missing, that is the S, while here it is written. So this soil can be also used for cultivation when we use adequate dose of manures and fertilizers. So manures, here again the spelling mistake is, that is the manuals, here that is written, but we should use manures, okay। जो खाद जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि इस सॉइल की फर्टिलिटी को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं जब बड़े पैमाने पर क्या यूज करेंगे बेटा, फर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स, और मैनुअर्स मतलब खाद, काउ डंग एंड अदर थिंग्स, तो ये हाईली फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड आसाम में पाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन से फसल पैदा किए जा सकते हैं, तो टी, कॉफ़ी, कैशूनट, ये इसके इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं जिसको कि आसानी से ग्रो करके प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो पाँचवा है हमारा वो डेजर्ट सॉइल है, और उसी का दूसरा नाम होता है एरिड सॉइल। ये मुख्यतः ब्राउन, रेड टू ब्राउन कलर का होता है, सैंडी इसको बोल सकते हैं हम लोग,
कि टेक्सचर जो होता है इसका सैंडी होता है, ठीक है, और ये अपने अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर को कंटेन नहीं कर पाता है। इट इज़ फाउंड मेनली इन राजस्थान। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, ठीक है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन, चूँकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो इवापोरेशन भी फास्टर रेट से होगा, और जिसके कारण इस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी पाई जाती है। सो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम्स कल्टीएबल, ठीक है। तो इसको भी फर्टाइल बनाया जा सकता है, कल्टीएबल बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको इरिगेशनल फैसिलिटीज़ को डेवलप करना होगा। ऐसा नोटिस भी किया गया है, कहाँ पर? वेस्टर्न राजस्थान में। छठा जो है हमारा वो है फॉरेस्ट सॉइल्स। इट इज़ मेनली फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो हिली एरियाज़ में और पर्वत जिन क्षेत्रों में होता है वहाँ पर, और मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में ह्यूज अमाउंट में फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड, ठीक है। तो इसका जो टेक्सचर जो होता है उसमें जो टेक्सचर मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि लचीलापन जो होता है वो माउंटेन इन्वायरमेंट के कारण ही पाया जाता है, और ये जो होता है लूमी होता है, सिल्टी होता है, और इसमें ह्यूमस बहुत पाया जाता है, ठीक है। सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स गेंड इन द अपर स्लोप्स। तो इस प्रकार से हमने पाया कि कुल 6 प्रकार के सॉइल्स होते हैं, और हर सॉइल का अपना एक फीचर्स होता है, और उसी फीचर्स के कारण उसकी प्रोडक्टिविटी, डिफरेंट प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है सॉइल इरोजन, ठीक है। तो सॉइल इरोजन का कहने का मतलब हुआ कि सॉइल कैसे धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है, एक प्लेस से दूसरे स्थान पर उड़कर चला जाता है, वो मतलब नष्ट होने के क्या कारण है? तो कहता है कि द denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. So it happens due to continuous rain, continuous running water. जब continuous running water होगा तो सॉइल के ऊपरी पार्ट को क्या करेगा बेटा? वो हमारा फ्लो कर कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाएगा, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और उसी जो कंटिन्यूअस अगर उसमें पानी का जब बहाव होता रहता है तो उसमें छोटी छोटी नालियाँ टाइप की बन जाती है, जिसको हम लोग गुलीज बोलते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय गुलीज, तो तुम कहोगे द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल इज नोन एज गुलीज। सिंपल शब्द में ये कहेंगे कि पानियों के बहाव के कारण जो नाले आकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुलीज बोलते हैं, ठीक है। अब जब गुलीज बन गया तो कौन सा लैंड रहा वो कहलाएगा? बैड लैंड कहलाएगा। सो व्हेन लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज नोन एज बैड लैंड। फॉर एग्जाम्पल चंबल बेसिन में गुलीज भरे पड़े हैं, और वहाँ पर चंबल बेसिन में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और वो जो लैंड है वो हमारा क्या कहलाएगा? बैड लैंड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट सीट ओरिजिन किसको? तो सीट क्या होता है बेटा? चौड़ा होता है, तो ये भी पानी का ही बहाव है। अगर चौड़े भाग में पानी का बहाव हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि नाल स्लोप जो है तेज अगर है तो वो सॉइल का जो अपर पार्ट होता है उसको बहा कर ले जाता है। सो वाटर फ्लोज एज ए सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप विच वॉश्ड अवे टॉप सॉइल, इट इज़ नोन एज सीट ओरिजिन, ठीक है, इरोजन। तो इन सभी डिफरेंट प्रकार से इरोजन होता है, और इस इरोजन को रोकना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, हम अपने लैंड्स को बचा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि हम लोग कैसे मिट्टी को
बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. सो सॉइल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट मेथड्स सच एज कंटूर प्लॉइंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्राइप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट. तो ये 4 ऐसे तरीके यहाँ तुम्हारे बुक में हम लोगों के बुक में दिया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो है वो हमारा कंटूर प्लॉइंग किसको कहते हैं. सो प्लॉइंग मतलब होता है खेतों की जुताई करना, है ना. तो अगर हम प्लॉइंग अलोंग द कंट्रोल लाइन्स कैन decelerate the flow of water down the slope which is contour plowing. दूसरा हम लोग कह सकते हैं शेल्टर बेल्ट किसको कहते हैं. प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स टू स्टॉप सैंड ड्यून्स. सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन वेस्टर्न इंडिया. बहुत सारे प्लांट्स को हम लोग लगा देते हैं और जो हवा के झोंकों को कम करता है. सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन प्लेन एरियाज में नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स. और कंटूर प्लॉइंग जो होता है उसमें गड्ढे नुमा खेतों की जुताई की जाती है ताकि जब पानी का फ्लो जब आए तो वहाँ पर स्लो हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो गड्ढे बनाए गए हैं और वहाँ पर मिट्टी जो है जमा हो जाती है, जिसके कारण उसका स्लोप जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है. नेक्स्ट जो है स्ट्राइप क्रॉपिंग. सो लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्राइप्स. मतलब जो बहुत बड़े बड़े खेत हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए. स्ट्राइप में क्या कीजिए, कुछ एरिया में प्लांट्स को लगाइए और कुछ एरियाज में ग्रास को लगाइए. सो स्ट्राइप ऑफ ग्रास लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स विच ब्रेक्स अप द फोर्सेस ऑफ विंड्स इज नोन एज स्ट्राइप क्रॉपिंग. ठीक है. तो हवा के प्रभाव को कौन रोकता है. घास रोक देती है, क्योंकि घास वहाँ बीच बीच में दिए गए हैं क्रॉप्स के बीच में. तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो है फसलों की बर्बादी भी कम हो पाती है. सॉइल का भी हमारा कंजर्व हो जाता है. वो सॉइल वहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उड़कर नहीं जा पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है टेरेस कल्टीवेशन. सो इन दिस सिस्टम स्टेप्स कैन बी कट on the slopes making terrace which restricts erosions. ठीक है. तो इस प्रकार से डिफरेंट मेथड्स के द्वारा हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. अब लास्ट में क्या है कि मैंने बुक से ही एक भारत का मैप लिया हूँ और इस मैप में ऑलरेडी क्या है कि डिफरेंट सॉइल्स को डिफरेंट स्टेट्स में दिखाया गया है. जैसे मान लिया जाए ग्रीन कलर का जो ये तुम देख रहे हो मास स्केल में, ठीक है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल. तो तुमको क्या दिख रहा है कि ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद जो है हिमाचल है, उत्तराखंड है. तो इन सब क्षेत्रों में मास स्केल में क्या है बेटा, तो मास स्केल में माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं. तो ये हो गया माउंटेनियस सॉइल का एरिया. अभी इसको देख रहे हो, ये हमारा राजस्थान का एरिया है. तो राजस्थान के एरिया में तुमको क्या मिल रहा है, एरेड सॉइल. मतलब सैंडी सॉइल जो है मुख्यतः कहाँ मिलता है, राजस्थान के एरियाज़ में. इस एरिया को अगर तुम देख रहे हो तो तुमको क्या मिल रहा है, ब्लैक सॉइल. तो ये जो ब्लैक सॉइल जो है, ये ब्लैक सॉइल में क्या हो रहा है कि इसमें मध्य प्रदेश भी आ जा रहा है, छत्तीसगढ़ का भी कुछ पार्ट आ जा रहा है, महाराष्ट्र है, कुछ पार्ट गुजरात है. ओके. फिर इधर से अगर हम लोग इस एरिया में आते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, ये झारखंड है, ये बिहार है. तो यहाँ पर ये जो हमारा है रेड एंड येलो सॉइल जो है इन सब क्षेत्रों में हमको आसानी से मिल जा रहा है. ओके. ये जो हमारा जो है दूसरी तरफ अगर इस तरफ इस डायरेक्शन में हम लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है कि कुछ ब्लैक सॉइल्स जो है वो झारखंड में भी है, मौजूद है, क्योंकि ये जो एरिया है वो हमारा झारखंड का एरिया है. रेड सॉइल जो है उड़ीसा का में भी दिख रहा है. रेड सॉइल जो है कुछ आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है. ठीक है. तो इस प्रकार से बुक की सहायता से ही तुम अपने वर्कबुक में एक मैप बनाओगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स को